In test question page number 264. इसी की स्थिति में 263 पे होगा. 264 पे. Okay, what is ozone and how does it affect any ecosystem? Ozone is a gas. Made up of 3 atoms of oxygen joined together. Having molecular formula O3. So at higher level in atmosphere, at stratosphere, it acts as a screen and absorb harmful ultraviolet radiations. सर ये तो ही खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी. आज से इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे और कल से फिर हम आप लोगों को बुकलेट मंगवाएंगे, तो वो अब अल्टरनेट चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी चलता रहेगा और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, कोई अगर एसएसटी के भी चैप्टर कराने हो तो भी बता. सर मैथ्स का एक और रिपीट हो सकता है. वो संडे वो करेंगे रिपीट, कोई भी करना हो. So now, so it absorbs harmful ultraviolet radiations. ठीक है. और पूछा जा रहा है हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम. इन केस, ये तो बात समझ में आ गई. इफ देयर वुड नॉट बी एनी ओजोन लेयर, देन दीज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या क्या कर सकते थे. इफ देयर वुड नॉट बी, यदि ये ना होती, नॉट बी एनी ओजोन लेयर. देखो क्रॉस एंड कॉन्स दोनों लिख दे रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट से बचाती, अल्ट्रावायलेट क्या करता है. तो देन यूवी रेडिएशंस में कॉज, ये क्या कर सकते थे. सर स्किन कैंसर. स्किन कैंसर, म्यूटेशन ऑफ एम्ब्रियो भी कर सकते थे क्या. यस सर. बर्निंग ऑफ कॉर्निया. यस सर. बर्निंग ऑफ कॉर्निया, ये सब कर सकते थे. As our ozone layer is getting depleted, so ozone is coming directly to the earth. ये तो हो रहा है कि नहीं है. So the production of CFC, अब ये आप कह सकते हैं कि the use of CFC causing depletion of ozone layer. Use of CFC हो रहा ना. So use of CFC, chlorofluorocarbon, causing depletion. ठीक है. या डिग्रेडिंग, धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ऑफ ओजोन लेयर. और इसकी वजह से क्या हो रहा है. ठीक है. एंड ये सारी चीजें हो रही हैं. एंड यूवी रेज now have access to earth
ये क्या कर रही है, कॉजिंग, ये जो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डैमेज कर दे रही है। इसके अलावा कॉजिंग डैमेज टू इम्यून सिस्टम, तो ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल्सो हार्म प्लांट्स। तो 5 इसके डीमेरिट्स हो गए हैं, 3 ऊपर लिखे हैं, 2 ये हो गए। एंड हार्मफुल फॉर प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। सेल सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ये इतनी ज़्यादा तेज रेडिएशन। हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? गिव एनी 2 मेथड। देखो तो 2 methods, the solid waste like paper, plastic, glass and metals can be recycled. Plastic, ये solid waste, paper, plastic, glass, metal can be recycled. Can be recycled. सर एक और है सर, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को सेपरेट कर लिया। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट can be converted to compost and vermicompost. Can be, good evening, good evening beta, can be converted to compost and vermicompost. ठीक है, ये है, कितनी बात हो गई, 2 हमें बताने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है वो दैट कैन बी इंसिनरेटेड और कैन बी बरीड डीप इनटू द ग्राउंड, दोनों का। मेडिकल वेस्ट कैन बी इंसिनरेटेड, ठीक है। और इसके अलावा और भी कई चीजें जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं दैट कैन बी यूज्ड फॉर लैंड फिलिंग। non biodegradable waste can be used for landfill. जो न्यूक्लियर वेस्ट है their disposal is still a problem. Electronic waste, if they are incinerated, they produce harmful fume. इतनी डेंजरस फ्यूम्स हैं, जैसे ही कैबिनेट होते हैं ना प्लास्टिक के, टीवी के, ये सब पीछे वाले, ये जलाए जाते हैं तो इतने हार्मफुल गैसेस, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक ई कचरा सबसे ज़्यादा सरदर्द है सबका, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ये ना रिसाइकल हो सकता है। टीवी के पीछे कैबिनेट देखें जो पहले चला करते थे, तो वो सब अब अभी कोई उनका यूज़ नहीं रह गया। सर न्यूक्लियर वेस्ट मतलब? न्यूक्लियर वेस्ट का मतलब है जैसे यूरेनियम से थोरियम बन गया, यूरेनियम को हमने यूज़ किया, थोरियम बन गया, थोरियम में से भी रेडिएशंस निकल रहे हैं। उसको जिस भी आप आइलैंड पे डालोगे, डीपली बरिंग करोगे, वहाँ के लोगों को बीमारी कोई भी इतना डिस्प्यूट होता है न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल में, इवन यू कैन नॉट डीपली बरी इनटू सी। सो डिस्पोजल ऑफ ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट इज स्टिल ए प्रॉब्लम, इसका कुछ नहीं होता। ये जस्ट हम आपके नोट के लिए दिखा दे रहे हैं। ई वेस्ट एंड न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर फ्यूल होता है तो न्यूक्लियर वेस्ट इज स्टिल वेस्ट डिस्पोजल is still a problem
फॉर मैनी कंट्रीज, ठीक है, वर्ल्ड के लिए है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, थोरियम को फिर से यूरेनियम में बदलते हैं, या किसी उसको फिर से बम्बार्डमेंट करके उसे और छोटे छोटे में तोड़ते हैं। सर बदल सकते हैं थोरियम? थोरियम पे भी बम्बार्डमेंट करके हम उसे बेरियम क्रिप्टॉन में बदलते हैं, तो फिर वो हार्मफुल नहीं रहते। तो उसमें क्या है कि वो उतनी एफिशिएंट नहीं है, एनर्जी एफिशिएंट, हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, लेकिन वेस्ट डिस्पोजल की समस्या है, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, तो हम उसमें न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट करके थोरियम को बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल देते हैं। दोनों छोटे एटम हैं, क्रिप्टॉन 36 वाला है, बेरियम 56 वाला है, जबकि थोरियम 90 वाला है, तो 90 को 56 और 36 में बदल देते हैं। ऐसा सर उसे इनर्ट गैस में कैसे बदल देते हैं? इनर्ट गैस सब किसी में भी बदलो, यूरेनियम से ही तो क्रिप्टॉन बनाते हैं, यूरेनियम से ही तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। बात समझ में आई? ये देखो, इधर देखिए, ये यूरेनियम है, ये 92 और ये 238 है, इस पे किसकी बम्बार्डमेंट की? दैट इज न्यूट्रॉन की। 238 मेंबर है, इससे क्या पता चलता है? 92 हटा दो, 238 में से 235 भी होता है, 238 है, वहाँ 235 भी लिखा होगा, 238 आइसोटोप है इसका। तो 92 ये फ्यूल है, तो 146 ये कितना हो गया? 146 न्यूट्रॉन हो गया, और 92 क्या हो गए? प्रोटॉन। चूंकि इन दोनों का न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशो क्या 1.52 है, 1.5 से ऊपर का रेशो होता है, तो क्या वो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है? बोलो। हमने आप लोगों से कैलकुलेट करवाया कैलकुलेटर देके, तो इस तरीके से 1.52 का रेशो, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब इसको जब इसका बम्बार्डमेंट होता है, तो ये इसका दो पार्ट में टूट जाना, एक किस में टूटना? बेरियम में, और दूसरा किस में टूटना? क्रिप्टॉन में। तो ये 36 हो गया, और ये कितना हुआ? 92। तो ये सॉरी 56 हो गया। और इसके अलावा इसमें क्या 3 न्यूट्रॉन अलग से निकले? बोलो, एक न्यूट्रॉन डाला और 3 न्यूट्रॉन निकले। लेकिन अब ये 3 न्यूट्रॉन अगर 3 यूरेनियम में करेंगे बम्बार्डमेंट, तो क्या फिर इससे 9 न्यूट्रॉन बन जाएंगे? और ठीक है, और इससे जो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है एक यूरेनियम के एक एटम के टूटने से, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। फिर ये 3 टूटेंगे तो और निकलेगी। समझ में आई बात कि नहीं? अच्छा, अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यूरेनियम ने अपनी तरफ से ये अल्फा पार्टिकल निकाल दिया। अल्फा जानते हो, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, ये बात मालूम है? अब कभी कभी बीटा निकाल दिया, बीटा एक तरीके का इलेक्ट्रॉन है। और कभी कभी इसने एनर्जी का पैकेट निकाल दिया, एनर्जी भी निकाल देता है कि ग्राउंड स्टेट में है, उसे गामा रेडिएशंस कहते हैं। अल्फा बीटा पार्टिकल गामा रेडिएशंस है। इन दोनों प्रक्रियाओं का नाम बताओ रंजन, ये क्या है और ये क्या है? ये ज़्यादा ठीक कर रहा है। इन्होंने ये बता दिया कि ये न्यूक्लियर फिजन है, और जबकि ये रेडियो एक्टिविटी, दोनों में फर्क देखो, बहुत अच्छा बताया। रेडियो एक्टिविटी में स्मॉल पार्टिकल निकलते हैं, लेकिन वो चीज़ टूटती नहीं है दो इक्वल पार्ट्स में। और जबकि फिजन में क्या होता है, ये नाभिकीय विखंडन है, विखंडित हो गया, टूट गया। समझ आई बात क्यों नहीं? और ये क्या है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो भाई उनसे क्यों बात करते हो ना, आपकी भाषा उनको समझ में आती है ना उनकी आपको, वो बोल रहे हो समझ पा ना क्या? दो आदमी बात कर रहे थे, एक अंग्रेज था एक जर्मन था, दोनों अपनी अपनी भाषा में बात किए जा रहे हैं, और दो झरोके से दो लोग देख रहे हैं, ये लोग घंटों बात किए जा रहे हैं, समझ कोई नहीं पा रहा। तो दूसरे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अपनी कमीज दूसरे के खूंटे पे टांग रहे हैं। मतलब आदमी क्या है कि हमें कुछ बताना है अपना, अब उसे समझ में आए चाहे ना आए। आप जाते हो कहीं बारात में, शादी में, अपनी सारी बात बता दो, उसके अपनी कमीज बस टांग दो उसके खूंटे पे। फिर अच्छा, अभी अब तुम वो भी टंगवाता है प्यार से, फिर वो अपनी तुम्हारी भी टांग यही चीज होती है, किसी को मतलब ही नहीं। तो बस वो टांग रहा है कि कमीज लाया हूँ, वहाँ सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, तो इसके टांग दिया। अच्छा, अब देखो, अब बताओ इन दोनों प्रोसेस में क्या अंतर है? फिर से बोलो, क्लास, लेट द क्लास नो योर इंटेलिजेंस। सर ऊपर वाला न्यूक्लियर फिजन और नीचे वाला ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन। और नीचे वाला क्या है? रेडियो एक्टिविटी। दैट इज
spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiations। अब ये चैप्टर आपके में एक है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि हटा दिया गया, इसके पहले वाला था ना, तो उसमें ये चीज़ है कि कैसे एनर्जी के कई तरीके से, बायोगैस गैस का तो हमने बता दिया था आपको कल, अब ये भी उसमें एक है, ठीक है कि नहीं। तो वो आपके इंटरनल असेसमेंट में, इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर पूछा जाए सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अब हम ये दो बात समझ में आ गई, तो दोनों की डेफिनेशन लिखें, बात मत करो। सो दैट इज व्हाट डज इट मीन बाय न्यूक्लियर फिजन। That is breaking of unstable nuclei, heavier nuclei into two, ठीक है, bigger nuclei, कोई छोटे छोटे में ना टूटे, ठीक है। So two approximately equal sized nuclei। सन भी फिजन होता है ना? फिजन सन में ना? सन में फ्यूजन होता है, वो भी हम बता रहे हैं। अभी इसको देखो पहले, समझ जाएगी बात। तो ब्रेकिंग ऑफ heavier unstable nuclei into two approximately similar sized nuclei by bombardment of neutron is called bombardment of neutron is called nuclear fission। इसे कहेंगे न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, टूटना। चलिए, इस तरीके से हो गया। लाइक यूरेनियम ब्रेक्स इनटू दिस, तो ये जब यूरेनियम ब्रेक होगा तो फिर क्या इनसे 3 से फिर से निकलेंगे, और हर एक में क्या 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, और इस तरीके से तुम न जाने कितनी एनर्जी हो जाएगी और चेन रिएक्शन बन जाएगी क्या। तो इन सारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को, मान लो 3 निकले तो 2 तो हमें एब्जॉर्ब कर लेनी चाहिए ना, जिससे एक एक चले, ऐसा होगा कि नहीं। या कम से कम 1000 न्यूट्रॉन हमने बम्बार्ड किए, तो अब फिर से कितने निकलने वाले, क्या 3000? एक से कितने निकले, एक डाला तो 3 निकले, 1000 डालोगे 1000 एटम पे 1000 तो कितने निकलेंगे, 3000 निकलेंगे। तो आप ऐसा करो 2000 ना करो, 2000 से एक ज्यादा कर लो, यानी 999 रहे तो चीज आपके कंट्रोल में रहेगी। 1000 भी मत रखो, एक आध एक्स्ट्रा कर लो। इसके लिए आपको क्या करोगे, इसके लिए आपको बेरियम या कैडमियम की रॉड डाली जाती है। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन एब्जॉर्ब कर पाता है इसको, एक रॉड डाल देंगे, उसको क्या कहेंगे, बेरियम या कैडमियम की रॉड डाली जाती है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इस तरीके का न्यूक्लियर रिएक्टर जगह जगह बना हुआ है ना, जापान में भी बना है, तो ओक्लाहोमा में बना हुआ है। तो इसमें रॉड ऐसे डालते हैं, तो वो रॉड क्या करेगी, अंदर सब काम हो रहा है, और वो क्या करेगी, क्या न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इसको हाथ से डालते हैं। अब वो चेरनोबिल में क्या हुआ 1990 में, आप लोगों को मालूम है कितना बड़ा कैटास्ट्रोफ हुआ, लाखों आदमी मर गए, वो सो गया रात को, वो रॉड डालना ही भूल गया। ऐसा हुआ ये सब जानते हैं है ना। तो ये बता रहे हैं कि उसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है उसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा निकलने लगे। उनसे बोला था कि थोड़ी देर में ये ऐसा कर देना, बट वो तो सो गया, तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा एनर्जी हुई कि उसको वो हार्नेस नहीं कर पाया। दैट इज़ नॉट हार्नेस, यानी कन्वर्टेड इनटू, यूटिलाइज्ड इनटू मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो गया तो पूरा शहर मर गया। ये रशिया में हुआ। तो आप समझ सकते हैं न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ कितना बड़ा हो सकता है। न्यूक्लियर फिजन समझ में आ गया कि किसी चीज़ का टूटना, एंड इट इज़ अ चेन रिएक्शन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, एंड एब्जॉर्प्शन इज डन बाय, किससे किया जाता है, बाय कैडमियम या बेरियम से किया जा सकता है। तो उनके पाउडर, ये रॉड होते हैं, ये चीज़ की जाती है। और दूसरा अब हम देखेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिजन और फ्यूजन दोनों बता दे रहा है। अब देखो
वो न्यूट्रल है या क्या? वो लास्ट में एन लिखा है आपने इस कॉल्ड इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। इसे क्या कहेंगे? एन का क्या मतलब हैं? है? एन यानी इसका एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का कितना होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं? 1.6 यार ये सही बता रहे, जीरो होते हैं। और मास नंबर क्या होता है? 1। ऊपर मास नंबर नहीं लिखा जाता है क्या? और नीचे क्या लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जीरो हुआ कि नहीं? अब मास नंबर 1 बोलो, है ना? नाइन्थ वाला ये बड़ी बात बताई। अब देखो, अब जबकि हम लोगों को ये बात पता चल चुकी है, तो अब दो एस्पेक्ट आ रहे हैं कि न्यूक्लियर फिजन हुआ है, तो फिजन को हम चाहें तो यूजफुल इलेक्ट्रिसिटी में भी बदल सकते हैं या फिर बॉम्ब भी बना सकते हैं क्या? बोलो। अब देखो तो दोनों का सिस्टम देखो, ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आगे में है और फिर आगे चल के दिक्कत करेगा 11th में, तो थोड़ा जान लोगे तो सही है। 9th में भी पढ़ा था कईयों ने, तो 9th में ही पढ़ लिया। बता भाई थोड़ा, मतलब तूने पढ़ा था ना? वो क्यों बताया, वो पैसा दे के पढ़ा। बता दूँ। चलो नाउ अब देखिए, सो इस तरीके का पहला चैम्बर होता है जिसमें यह न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, पहले ये देखो। सर जो न्यूक्लियस से रिएक्ट बहुत अच्छी बात कही है ये, इसको सब लोग नोट करो, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि सिस्टम ऑफ क्लोज कंक्रीट कंपार्टमेंट, where nuclear reactions are carried out या nuclear fission is carried out, यही चीज हो रही बात। न्यूक्लियर फिजन किस लिए कैरीड आउट होता है? आउट इन कंट्रोल्ड मैनर। क्यों कंट्रोल्ड मैनर में? टू मेक इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूस एनर्जी। उस एनर्जी से आप जो भी कर रहे हैं उसको कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर रिएक्टर है और भारत में 7 BARC हैं, जिसमें से 3 भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बताया कि नहीं? सो उन्हीं में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। सो इट इज लोकेटेड, वहीं पर मेरा भाई भी काम करता है। लोकेटेड, आप बता रहे थे बॉम्ब होने। हाँ, तो चेंबूर में इट इज लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड होता है? एट BARC। BARC का मतलब है, तो होमी जहांगीर भाभा के नाम पे है ये। भाभा क्या है? होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने एटॉमिक रिएक्टर की, हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर की शुरुआत की थी। उनका बहुत बड़ा बंगला भी है बॉम्बे में, ठीक है। तो मालाबार इस पे है। तो इट इज लोकेटेड एट BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है, इवन बहुत कम परसेंटेज है, बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आप 12th पास हैं तो मेरा भाई 47% से 12th पास था और आज बहुत अच्छा कमा रहा है, 80,000। 80,000 और बहुत आसानी से नौकरी भी लग जाती है, लोगों को मालूम ही नहीं है। क्योंकि इसका ये है कि ये बॉम्बे जाना पड़ता है एग्जाम देने, सब जगह नहीं होता तो लोग जाते नहीं हैं। जितने लोगों को जाना था 100 लोगों में से वहाँ 10 लोग पहुँचे। अब वो भी उनको, वो लोग होटल में भी नहीं रहे तो सड़कों पे सोना पड़ा। अगले दिन एग्जाम था, एक दिन पहले पहुँच गए। तो मैं उस समय वहीं था एयरफोर्स में, तो हम लोग ठीक तरीके से भाई रहा, अच्छे से ड्रेसअप होके गया, वहाँ वाइवा दिया, उसका इंटरव्यू हुआ, आराम से। सर अभी भी ऐसे होता है? ऐसा ही होता है अभी भी। तो ये बहुत आराम की नौकरी है, बड़ी आसानी से लगती है, लोगों को मालूम नहीं, बस बम्बई जाना पड़ता है। रिस्क नहीं है ना इसमें? रिस्क ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो जाते हैं, बच्चे पैदा नहीं। ज़्यादा नहीं, 25% लोगों की प्रॉब्लम है।
ये थोड़ा सा दिक्कत है ना, रेडिएशंस है ना, रेडिएशंस का प्रॉब्लम, ये चीज है। अच्छा, इट इज लोकेटेड एट BARC, इतना समझ में आ गया। 7 सेंटर्स हैं, ये देखो कि आपकी बुक में भी बना हुआ है, हम भी बना दें कि ये चीज है कि इसमें क्या होता है, ये यूरेनियम फ्यूल है। सो यूरेनियम फ्यूल इसमें जलता है और बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है। इसमें किसका बम्बार्डमेंट किया जाएगा? क्या न्यूट्रॉन का? वो तो सही है। और इतनी एनर्जी पैदा होगी, और इसमें ये क्या है, किसकी रॉड्स है बताओ? हाँ, बेरियम, चलो कैडमियम लिख लें। कैडमियम, बेरियम तो इसमें खुद ही अपने आप ही बनता ही है। कैडमियम की रॉड लिख दी, बेरियम तो बन ही रहा है ना, तो कैडमियम की रॉड स्लाइड जा सकती है। यहाँ से सोडियम डाला जाता है, पानी नहीं डाला जाता है। क्या डाला जाएगा? अभी हम आपको बुक में भी फिगर दिखा देंगे, बुक में बना हुआ है, लेकिन पहले हमारा ये चीज। तो ये सोडियम डालेंगे लिक्विड, सोडियम कैसा डालेंगे? लिक्विड, और यहाँ से कैसा बन जाएगा? ये बॉइल होकर वेपर में बदल जाएगा। लिक्विफाइड सोडियम डालोगे ना, 100 डिग्री है सोडियम का बॉइलिंग पॉइंट, कितना 98 डिग्री, वहां से देखो। सोडियम और पोटेशियम का इतना ही तो बॉइलिंग पॉइंट है। वो दोनों मेटल के नाम तो एक्सेप्शन ही तो हैं। पानी है, अगर मान लो गर्म उबलते पानी में सोडियम डाल दो पिघल जाएगा। सही बता रहे, देख लो। तो ये गैस बन गई कि नहीं? इसको दूसरे कंपार्टमेंट में डाला गया। अच्छा, दूसरे कंपार्टमेंट में डाला गया तो यहाँ भी ऐसे, इसको ऐसे बना दिया गया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ से गया, और ये है, यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, देख लो। कोल्ड वाटर आएगा, और कोल्ड वाटर को भी ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो कोल्ड वाटर धीरे धीरे क्या होगा? सर उसका क्या यूज है? ये अच्छा बता रहे हैं। देखो, हर चीज इनको कहाँ से पता चल जाती है। सर संपत आया है। सी से कोल्ड वाटर लेते हैं। अब कोल्ड वाटर क्या, इसके अंदर उबलता हुआ सोडियम आ रहा है, अब फिर ये साइकिल होगा, और इसमें कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर का काम क्या है? क्या इसको साइकिलिंग करना है, यहाँ से ला ला के वहां डालना। कंप्रेसर का काम क्या है? रोटेशन में डालना। ले लिया, फिर वापस जाओ, फिर जाओ, फिर जाओ, यही तो होता है ना कंप्रेसर। तो ये क्या चीज है? कंप्रेसर। ये हर एक चीज में, इसमें भी कंप्रेसर है। क्या आपने कभी अपने फ्रिज के नीचे काला डिब्बा रखा देखा है? वही पीछे कंप्रेसर, जो सबसे नीचे डिब्बा से नहीं, कंप्रेसर। तो ये चीज है, वहां पर भी कंप्रेसर होगा, इसमें भी कंप्रेसर है। यहाँ पर ये जो वाटर आ रहा है, क्या वाटर यहाँ से निकलते निकलते क्या ये स्टीम बन जाएगा? और ये इतनी गर्मी 100 डिग्री तक ये तो तुरंत उसको मेल्ट कर देगा। उसमें तो न जाने कितना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उससे ये गर्म बन गया, फिर इससे इसको पिघलाया पानी को। सर तो इसमें क्या एलॉय यूज कर? भाई आप ये देखो ना, ट्रांसफर कर रहे हैं ना हीट का। अगर ये जो चीज है कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर को इसमें डाल दिया, ऐसे भी मत डालो। कैसे डाल दो? कोल्ड वाटर को इसमें आने दो यहाँ से, और यहाँ से ऐसे अलग अलग ना डालो। तो क्या कोल्ड वाटर इसके संपर्क में आ जाएगा, और यहाँ से निकालो, तो फिर बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा नहीं हो जाएगा क्या? इसके संपर्क में आने से है कि नहीं, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ से बिल्कुल हीट के कांटेक्ट में आने से वो स्टीम में बदल जाएगा। ये सेकेंडरी कंपार्टमेंट है। इसमें जब ये स्टीम आएगी तो इसमें एक लगा दो टरबाइन। सर टरबाइन का मतलब क्या होता है? फैन। सर इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर स्टीम किसी पे मारी जाए तो क्या पंखा नहीं घूमेगा? गैस मारो। हाँ सर, ये जो ट्यूब है वो एलॉय क्या, जिसमें से जा रहे ये नहीं वो सोडियम। ये देखो कंक्रीट का ही होगा, या जिस कंक्रीट नहीं होगा मेटल होगा, इसका देखना पड़ेगा कि किस चीज का बना हुआ है, कि सो दैट मेल्ट ना हो। ठीक है ना, अब इसको देख के बता देंगे। अच्छा, यहाँ ये टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जब घूमेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे। ये देखो कि मान लो कोई भी चीज घूम रही है, हमें सिर्फ क्या करना है? स्टीम से किसी चीज को घुमाना ही है क्या? अगर किसी चीज से, स्टीम से किसी चीज को घुमा दिया तो क्या बिजली बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। ये देखो, ये दोनों क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। यहाँ पर ये दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये कोई भी हो, ठीक है,
बाकी अब ये हम इसको क्या करेंगे, ये तो क्या लाइट जल जाएगी? हमने क्या किया, फ्लक्स स्टार्टेड, समझ में आ गई बात की नहीं? यही सिंपल चीज़ है जो माइकल फैराडे ने हम लोगों को बताई कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यही चीज़ें दो वहाँ रखी हैं, तो ये तीन आपने खरीदा है बनाया बनाया कुछ नहीं। ठीक है, अब ये टरबाइन चली तो टरबाइन में यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या होगा, एस, और इसके ऊपर लूप होगा। क्या लूप घूमेगा तो फ्लक्स कटेंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, बिल्कुल उल्टा काम है जो मोटर का काम है। तो एक यहाँ बना दो, एक यहाँ बना दो, जिसको ये दो टर्मिनल है, जो जितनी बार घूमेगा, अगर 50 बार घूमेगा तो ये 50 बार प्लस 50 बार माइनस, और नहीं तो कुछ ना करना चाहो तो यहाँ एक लाइन निकाल के इलेक्ट्रिसिटी लिख दो। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी बुक में देखो बना हुआ है, देख कईयों ने तो खोल भी लिया हुआ है। वो नेचुरल एनर्जी देख लो, कौन सी एनर्जी का सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्या सर नहीं है सर, हमारी अच्छी पहले बना होता था, हटा दिया। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके ऊपर मैंने देख लिया, मेरे में भी नहीं है। समझ में आ गया, न्यूक्लियर रिएक्टर समझ में आ गया। तो दिस इज, ये प्राइमरी चैम्बर है, ये कौन सा है, और ये बात मत करो ईशान, ये क्या है, वो टरबाइन। ये टीकर है, टरबाइन है। ठीक है, टरबाइन भी कह सकते हैं, या जो चीज रोटेट करके बिजली बनाए उसको एक तरीके से डायनामो भी कह सकते हैं। जैसे साइकिल में नहीं लगा होता डायनामो, बिजली चलती है, उल्टा है। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है। अच्छा, ये तो बात हो गई न्यूक्लियर रिएक्टर की। ओके, वो क्या है वहाँ पे, दो वायर, वो क्या वायर है टरबाइन के लास्ट में? कहाँ पे? सर टरबाइन के उधर पे अल्टरनेटिंग करंट है, 50 बार प्लस बनेगी और 50 बार माइनस बन जाएगी। अब जरा देखो, तो न्यूक्लियर रिएक्टर समझ में आ गया। लेकिन ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था, वो क्या था? फ्यूजन। इसको न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, जिसको भी जैसा अभी ईशान ने बताया कि वही न्यूक्लियर फिजन था। ठीक है, बात ना करें। ये देखो कि ये जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, तो इसमें क्या चीज है कि ये एक क्रिटिकल साइज होता है। इससे ऊपर अगर साइज होगा तो ही बॉम्बिंग होगी। ये और ये है न्यूक्लियर, बस कितना आसान है। हाँ बस न्यूक्लियर। अच्छा, अब जरा देखो, अभी ये अलग अलग है, ये भी यूरेनियम है और ये भी क्या है, इसके अंदर न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट के सोर्सेस हैं। जिस समय ये इम्पैक्ट करेगा, क्या ये जस्ट इसको टच डाउन करेगा, और टच डाउन करने पे क्या इसका साइज क्रिटिकल साइज से ऊपर हो जाएगा, ये जितना होना चाहिए। अभी न्यूट्रॉन इसमें जाता है तो पास करके निकल जाता है, ये इतना बड़ा है ही नहीं कि न्यूट्रॉन उसको बम्बार्ड कर सके। तो जैसे ही ये टच करेगा कहीं पर, या इसका कहीं पर इम्पैक्ट होगा तो क्या ये डाउन होगा, और उतने डाउन होने पर ये बम्बार्डमेंट हो जाएगा। तो इतना दूर तक कैसे, जहाँ तक भी जाए, जब इम्पैक्ट होगा कहीं पर, तो इम्पैक्ट होगा तो स्प्रिंग लोडेड है ना, उसकी वजह से इम्पैक्ट होगा तो वो झटका नहीं पड़ेगा क्या कोई चीज़ पे, तो वो नीचे चलेगा। तो दिस इज न्यूक्लियर बॉम्ब। बोलो, बात समझ में आ गई? दिस इज न्यूक्लियर बॉम्ब। और इसका इम्पैक्ट आप लोगों ने देखा है, इसका ब्लास्ट देखा है कि नहीं?
ना अब देखिए दो ही लोग बात करते हैं कितना बात मत करो। फंक्शनिंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो आप इसको आप देखो। Hi, I'm Jeff Goldmere, GE's fuel guy. And I'm Simon Blakey, the IHS market energy expert. Today we want to talk about the future of hydrogen and its contribution to a potential future low-carbon system. Want to learn more about hydrogen? Nuclear reactor. In this video, we're going to learn about the nuclear reactor. Nuclear reactors are the modern-day devices extensively used for power generation, I have a as good the simple- traditional fossil fuels like coal are at the brink of extinction. A nuclear reactor is the source of intense heat, which is in turn used for generation of power in nuclear power stations. Its mechanism is similar to that of a furnace in a steam generator. The steam is used to drive the turbines of the electric generator system. A nuclear reactor consists of three crucial components: fuel elements, moderator, and control rods. Fuel elements come usually in the shape of thin rods of about 1 centimeter in diameter and contain fissionable nuclei like uranium-235 or uranium-238. 238 आपने बताया दोनों यूज किए जाते These rods vary in number according to the size of the reactor. In large power reactors, thousands of fuel elements are हैं। placed close यूरेनियम की to रॉड है, अब इसमें कहीं this कैडमियम डाला region हुआ where है। these fuel elements are placed ये is called the compressor है। reactor core. These fuel elements are normally immersed in water, which acts कैडमियम as a डाला moderator. जाएगा लेकिन वो नहीं है। The objective of a moderator is to slow down the energy of neutrons in nuclear reactors, Neutron which का are produced bombardment during है, the देखो nuclear bombard fission करना। process by the fuel elements. अब कितने सारे न्यूट्रॉन हो गए एक Thermal से ना? neutrons, which are the neutrons with energy of about 0.04 electron volts, are capable of producing fission reaction with uranium-235. तीन निकले During the fission reaction Barium, process, krypton. new neutrons are given out, which have energies of about 1 MeV. This is 1 mega electron volts. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। These neutrons typically escape from participating in another देखो, बड़ी fission बात इन्होंने process कह दिया, as they हमें are रुकना accompanied पड़ेगा। by enormous energy. बड़ी बात कह दी, कहा गया था 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। जो नया न्यूट्रॉन निकला वो क्या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकला? क्या उसकी एनर्जी ज्यादा है? तो उसको स्लो डाउन करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर कार्बन डालना पड़ेगा, कार्बन का पाउडर। न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना है। अगर मैं ये बॉल यहाँ पे मारूं दीवार पे, तो जब ये वापस आएगी तो क्या स्लो डाउन होगी कि नहीं होगी? ये कह रहे हैं नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं एक बॉल को फुटबॉल पे मारूं और वापस आए तो क्या स्लो डाउन होगी कि नहीं? कि या कैरम की गोटी को गोटी पे मारूं तब स्लो डाउन होगी? तब होगी कि नहीं? जब सिमिलर होंगे, एक कॉस्को की बॉल दूसरे कॉस्को को मारोगे तो हो जाएगी। तो स्लो करने के लिए हमको उसी साइज का न्यूक्लियस चाहिए कि नहीं? तो हमको लाइटर इलेक्ट्रॉन या इसमें लिथियम भरना पड़ेगा या क्या भरना पड़ेगा? कार्बन डालना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? न्यूट्रॉन उससे टकरा के स्लो डाउन हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी के साइज के हैं। बड़े बड़े यूरेनियम से थोड़ी ना स्लो डाउन होगी कि मैं इस पे मारूं तो वो स्लो डाउन हो क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए पहला प्रोसेस है कि मॉडरेटर। क्यों वो लिख रहा है बार बार मॉडरेटर? क्योंकि उसमें हमें जो न्यूट्रॉन की गति है उसका मंदन भी करना पड़ेगा। इट इज टू बी स्लोड डाउन, और उसको एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा। दो काम करना है, एक एब्जॉर्बर और दूसरा क्या चीज चाहिए? मॉडरेटर। ये सही कह रहे हैं, स्लो डाउन। बस सही कह रहे हैं ना। तो मॉडरेटर का मतलब समझ में आ गया, स्लो करना। क्यों? क्योंकि वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन अभी लिख रहा है, अब पहले 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख रहा था। वही असली चीज है। Slowed electron, slow neutron can only penetrate uranium, not the faster one. तो स्लो करने के लिए बोलो क्या डालोगे? कार्बन या लिथियम का पाउडर डाल दोगे। और दूसरा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के लिए क्या डालोगे? कैडमियम की रॉड डालोगे। इतनी बात समझ आ गई? ये हमारे प्राइमरी चैम्बर में होगा। और बहुत सारी यूरेनियम की रॉड भी हैं, हो सकता है वो बता ही दे। देखो नहीं बताई कोई बात नहीं। In fact, the probability of these neutrons produce another fission reaction is 500 देखो चेन times रिएक्शन less हो than that गए, compared कितने to सारे हो the जाएंगे neutrons. अगर ऐसा करें? 9 हो जाएंगे। This is where a moderator is extremely useful. Moderators have the
capability to slow down, or in other words, moderate, the speeds of these high energy neutrons so that they can in turn be Moderate used कर for रहा a है। chain reaction to trigger multiple fission reactions of other uranium जिससे मल्टीपल फिजन ना हो जाए। Commonly, ordinary or heavy water is Heavy used as water भी डाल moderator सकते हो, in D2 nuclear reactions ड्यूटीरियम का because वाटर of the D2। deuterons present in them, which are capable of slowing down देखो the स्लो हो रहा है neutron न्यूट्रॉन, speed. धीरे धीरे स्लो होता जाएगा Water नहीं? molecules in the moderator और are फिर वो useful काम in कर slowing जाएगा। down the high energy neutrons, which leave the fuel element after nuclear fission. खैर हमें इतना These सीधा देना high- देना। In order to get a steady output of energy अब from the कंप्रेसर देख nuclear लिया बीच में जो reactor, चक्का सा every घूमता है। single fission reaction should trigger another और fission देखो reaction. The main function Control of the rods, control rods is यही है, to absorb control any rods excess absorbers spare हैं। neutron अभी in the बता दिया। moderator in order to prevent any further fission reactions. ठीक है, कंट्रोल रॉड Usually, such control rods और are आगे made देखो। of holes in the nuclear reactor. Let's understand the working of a nuclear reactor. तो अब ये It's सोडियम usually है enclosed जो in आ a रहा है shield और made ये of thick पानी concrete जा रहा walls. है। It ये consists of a टरबाइन को reactor घुमा रहा है कि core, नहीं स्टीम? pump, Yes, and sir. heat लेकिन ये exchanger. पानी सी में जाता है, The आसपास reactor देख रहे हैं core इतने and जानवर heat मरे places पड़े in हैं वहाँ, contact with the अच्छी water, which स्थिति is नहीं है। usually the heat exchanger. क्योंकि एक्वेटिक एनिमल को बहुत हार्म होता है ना Due to the ये, enormous amount of heat Huh? released during the fusion reaction, वो the सब surrounding पानी water में डाल is देते heated गर्म up and पानी changes to Steam steam, है। which is in turn used to turn the turbines. समझ में आई बात? So, तो heat हमें खैर ये तो नहीं देखना था, converted हमको तो into बॉम्बार्डमेंट electric देखना था। Water is continuously flown in and out of the nuclear reactor using न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन, ये देखो We've got his back. And her back. And ये देखो ये है। On July 16, 1945, the United States tested the first atomic bomb, called Trinity. Over the next 5 decades, the country tested more than 200 जमीन bombs से ऐसे in the बिल्डिंग हटा देता है atmosphere. जैसे The वहाँ कुछ है ही explosions, called नहीं। shots, इतनी were recorded by तेज dozens of शैटरिंग वेव high-speed चलती cameras है, on film for 10,000 analysis मीटर of पर the bomb's सेकंड की destructive रफ्तार power. से बिल्कुल चोप ऑफ कर दे। Now, there's a race on to समझ में आ preserve गई and बात ना? digitize those films. Thousands of them. So some of the cans that we opened up, especially the Trinity films, are quite old. Those that actually चलिए, ये हमने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बता दिया, ये बता दिया। एक चीज हमें और बताना है, व्हाट डज इट मीन बाय न्यूक्लियर रिएक्शन? व्हेन हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट और स्मॉल न्यूक्लियाई फ्यूज टू ईच अदर। समझ में आई बात कि नहीं? लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाएं, सो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। जब न्यूक्लियस मिले, भाई बड़ी चीज टूटे तो भी ऐसा नहीं देखा है जैसे C6H12O6 टूट जाए तो वो CO2 और वाटर बनता है, तो बड़ी चीज़ टूट जाए या छोटी छोटी चीज़ मिल जाए तो ऐसी चीज़। ये चीज़ तो एटम के बारे में बताई, लेकिन न्यूक्लियस में भी तो काम होता होगा। तो क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस। या तो बड़ा न्यूक्लियस टूट जाए तो उसको कहते हैं फिजन, और छोटे छोटे न्यूक्लियस मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। तो दूसरी चीज़ क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? क्या नाभिकीय संलयन? संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। When lighter nuclei fuse with each other, lighter nuclei क्या हो जाएं? आपस में जुड़ जाएं at very high temperature 10 to the power 7 Kelvin। When ये सन में होगा, सभी स्टार में होता है। सर तो इससे एनर्जी रिलीज होती है। इससे न्यूक्लियर अभी देखा था फिजन, उससे 20 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है भाई। ये जो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बम, अमेरिका ने बना रखा है। ये बम फोड़ देना तो अगले 50 बिलियन ईयर्स तक एक बैक्टीरिया भी यहाँ उत्पन्न ना हो, मर तो सारे जाए, अमेरिका भी मर जाए। इतना बड़ा काम किया है। तो बना के क्या कर बोला कि अगर हमारे ऊपर संकट आएगा तो धरती को तबाह कर देंगे और अगले 50 बिलियन ईयर्स तक एक बैक्टीरिया, एक वायरस के लिए तरसोगे, रहेगा नहीं तरसने वाला। ये चीज तो इसमें इट इज सो डेंजरस, इसको हार्नेस नहीं किया जा सकता। सन जैसा एक्सप्लोजन यहाँ करा दोगे, संभाल पाओगे क्या? So, ट्राई किया कर when lighter nuclei, when lighter nuclei क्या होंगे? ठीक है, फ्यूज, कोलाइड एंड फ्यूज विद ईच अदर।
collide and each other at very high temperature. कितने टेम्परेचर पर? At very high temperature. कितना टेम्परेचर बताओ? सर 10 to the power 9 केल्विन. 7 भी नहीं, 7 तो सन के कोर में है, उससे भी 100 गुना ज्यादा टेम्परेचर. ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये 1 बिलियन है. इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्या थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ताप नाभिकीय अभिक्रिया. क्योंकि इतने टेम्परेचर चाहिए, वो तो सिंपली बम्बार्ड हो गया, इसके लिए तो 1 डिग्री भी नहीं चाहिए था. और इसके लिए क्या चाहिए? ऐसे तो नहीं जुड़ पाएंगे. कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया. क्यों फ्यूज हो गया? बहुत गर्म हुआ होगा तभी तो मेल्ट हो गया. क्यों? उसका फिलामेंट. फ्यूज का मतलब ही है कि गर्म होना, मेल्ट होना. तो मेल्ट फ्यूज हो जाए ना जब, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर कोलाइड एंड फ्यूज विद ईच अदर, देन इट लिबरेट. ये क्या लिबरेट करेगा? लॉट ऑफ एनर्जी. लॉट ऑफ energy. As such reactions are taking place at very high temperature, so these are called thermonuclear reactions. Such reactions are occurring at the core of sun. एक सन का क्रोमोस्फीयर है बाहर और सन का कोर भी है. So such reactions. फिर अमेरिका कैसे ये रिएक्शन करवाया? Such reactions, वैसे तो उसने स्पेस में कराया था. Some reactions are occurring at very high. सर अगर स्पेस में हाइड्रोजन में थोड़े तो कुछ नहीं होगा. ये बहुत अच्छा प्रांजल ने बताया कि पहले उसने एटॉमिक बम ब्लास्ट किया होगा और उसके अंदर उसने हाइड्रोजन बम ब्लास्ट किया होगा. बहुत अच्छी तरकीब बताई ना सर. तो फर्क क्या मतलब? ये जैसे अच्छा बताना कि उससे उतनी टेम्परेचर उत्पन्न हो गया होगा, न्यूक्लियर बम में हो गया राइज. फिर उस टेम्परेचर में उसने क्या किया? फ्यूजन करा लिया. पहले फिजन कराया, फिजन से देखा नहीं था कितना टेम्परेचर पैदा हुआ. उसी टेम्परेचर में फिर उसने क्या करा दिया? फ्यूजन करा दिया, तो उससे और टेम्परेचर पैदा. फिर वो कैसा होगा? कोई कहते हैं हमारे पास एटम बम है, तो बोल देना मेरे पास तो हाइड्रोजन बम है. खुद ही डर जाए. एटम बम ये है, ये हाइड्रोजन बम. सर समझ में आ गई बात कि नहीं? ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. ये ठीक कह रहे हैं. जैसे कि मतलब लम्हों ने खता की. 1945 में वो 1-2 फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड थे, पहला एटॉमिक बम बना था और कोई देश बना भी नहीं पाया था. जापान बुरी तरह डर गया कि ऐसा भी कोई बम होता है कि देश तक आकर तुरंत वो आके साइन कर गया. तो ये चीज़ हो गई. उसने जो एलाइड फोर्सेस के सामने समर्पण कर दिया. तो ये चीज़ होता है. अभी भी लूले लंगड़े लोग पैदा हो रहे हैं जापान म्यूटेशन. तो इस तरीके से सच रिएक्शंस आर हैपनिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर, सो कॉल्ड. इसमें क्या कहते हैं? सर ठीक है. नाउ अभी रुक जाओ. थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस. ये देखिए, ड्यूटीरियम जानते हो क्या? हाइड्रोजन तो यही है. मतलब उसमें एक न्यूट्रॉन होगा ना, तो ड्यूटीरियम मिल जाए और तो क्या हीलियम बन जाए और प्लस एनर्जी. और ये चीज क्या है? 10 to the power 9 केल्विन पर होगा क्या? तो क्या सारा हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाए क्या? तभी गैस की ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं जब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना तो हीलियम भी मिला होगा और हीलियम से बड़ा ऑक्सीजन बना होगा और इसी तरीके से ऑक्सीजन मिला होगा, सिलिकॉन बन गया होगा, उसी की धरती है. कितनी बड़ी बात कर बहुत बड़ी बात की मैंने. फिर से समझ नहीं आया. इनर्ट गैस कुछ कहता था. हल्की चीजें मिल रही है ना, तो भारी बना कि नहीं? हल्की मिली. हाइड्रोजन तो क्या बना बताओ? हीलियम भी अगर टकराए तो उससे ऊंचा बन जाए, बेरिलियम बन जाए. बेरिलियम टकराए तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टकराए तो सिलिकॉन. और ये SiO2 ही तो है, बालू. तो इस तरीके. लेकिन बात यही नहीं रुकेगी. भारी भी टूट रहे हैं. बेरियम, क्रिप्टॉन भारी टूट के क्या बनना चाहते हैं और हल्के जुड़ के क्या बनना चाहते हैं? क्या ये सारा खेल निकल के जाने पर अंत होगा? सबको निकल ही बनना है क्या? क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस निकल का ही है? और जब सब कुछ निकल बन जाएगा तभी महाप्रलय आएगी. देन इट इज ओनली द कैटास्ट्रोफ. यस, इट इज वेरी करेक्ट. प्रलय. बात समझ आई कि नहीं? सर टाइम कितना है? हल्के को मिलके
बड़ा बनना है, हल्के को मिलके भारी बनना है, उसे निकिल की ओर जाना है, और भारी को टूट के किसकी ओर जाना है? क्यों जाना है ये 11वें में पढ़ लेना, लेकिन जाना है। समझ आई बात कि नहीं? विजिट होके समझ में आ गई ना आपको? फ्यूजन और फ्यूजन समझ में आ गया। अब हम आगे की बात करें इसके क्वेश्चन आंसर। नाउ एक्सरसाइजेस पे आइए। वैसे तो और भी बहुत सारी एनर्जी के चैप्टर ही हटा दिए आपके हैं। जियो थर्मल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी थी, हाइड्रो एनर्जी, सब कोरोना ने खेल बुलाया। क्योंकि ये सब चीज जाननी चाहिए पहले। सर वो जो क्वेश्चन था ना कि लेंथ इंक्रीज करेंगे वायर की तो फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? किसमें? मैग्नेटिज्म में? हाँ सर उस लेंथ लेंथ इंक्रीज करो तो फोर्स बढ़ेगा। सर स्कूल में तो बोल रहे हैं कम हो। बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ पे ही होता है। हम आपको दिखा देंगे, देखो अभी दिखा देंगे। वो तो बोल रहे हैं ओम लॉ के वजह से सर आगे नहीं ओम्स लॉ अभी हम नेट सब टीवी है इसी में दिखा देंगे। कह रहे करके डन कि नहीं? क्या है करके मैंने बोले तू नहीं बोले चलिए नाउ पहला क्वेश्चन क्या है? सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज। ये ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स वन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स? तो किसमें बायोडिग्रेडेबल आइटम है? सर ग्लास, फ्लावर, लेदर। डी में ए में तो है सर ए सी डी और सी सर लेदर पीट्स केक और लाइम जूस ये भी है। सर लेदर ये गुड लेदर तो स्टील का बना होता है, वो है ही बायोडिग्रेडेबल। डी ए फूड ग्रास। फिर बी में क्यों नहीं है? तो प्लास्टिक आ गया प्लास्टिक आ गया। सेकंड देखो, सी में क्यों नहीं? सी में होगा ना। सी में क्या चीज ऐसी लग रही है? है सर क्या चीजें बायोडिग्रेडेबल है? सड़क पे छोड़ दो तो बैक्टीरिया खा जाएंगे, सभी चीजें खा जाएंगे, ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन? तो ग्रास, गोट, ह्यूमन, ये फूड चेन हो सकती है। बी है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस? सो कौन कौन सी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं? क्या कैरिंग Sir, क्लॉथ D all बैग्स of टू the परचेजेस अगर जाओ, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैन, वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप, ऑल ऑफ द अबव। डी। What will happen if we kill all the organism in trophic labor? चेक कर लिया एक लिख लो फिर से। If, ठीक है, ये इन जनरल लिखो, वो एक एग्जांपल के तौर पर था। So if we kill all organism in a trophic labor, ठीक है, then the transfer of food energy will hinder। वो आगे ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। बीच की कोई चीज हटा दो, मान लो 6 सीढ़ियां हैं, हम कहते हैं एक सीढ़ी हटा दो, चढ़ के दिखाओ, चढ़ पाएगा कोई? बताओ। एक डंडा हटा दे कोई, चढ़ पाओगे? नहीं। सो देन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल, बात ना करो, ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल कैन नॉट टेक प्लेस, ठीक है, फिर ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ वन ट्रैफिक लेवल, इन एब्सेंस ऑफ इंटरमीडिएट जो उसके बीच का है।
ट्रॉपिक इट विल कॉज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा हो जाएगा। इट विल कॉज इकोलॉजिकल, इकोसिस्टम होता है तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड, ठीक है। अब इसके बाद नाउ, अब फॉर एग्जाम्पल if in a chain of grass goat lion, सर ये तो करी है। हाँ, फिर इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख देना। if grass is removed then goat and lion will already be removed because there will not be any energy transfer। बात सही कि नहीं? if grass is removed सर Then- सिर्फ एक ही का एग्जांपल देके बताना है। goat and finally lion will die, or if goat is removed then इससे क्या होगा? गोट के रिमूव होने से जो ग्रास है, ठीक है, ग्रास कैन नॉट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू लायन एंड लायन विल डाई, देन लायन विल डाई एंड ड्यू टू रॉटिंग ऑफ ग्रास मीथेन गैस भी प्रोड्यूस्ड, मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होगी, खूब सारी घास हो जाए, सड़ेगी। घास से, हाँ, घास एक के ऊपर चलती जाए, नीचे वाली सड़ती जाएगी। और घास से ऐसे मीथेन कैसे शुरू? घास जैसे कहीं पर भी सब्जी तुम ढेर लगा लगा कर रख दो, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर जैसे अमेजन है वहाँ पे मीथेन बहुत है, तो उससे क्या होगा कि जब मीथेन गैस होगी तो मीथेन एक इस तरीके की वार्म हाउस इफेक्ट देती है, ठीक है कि नहीं? तो ग्रीन गैस जैसे वो होता नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। सो लायन विल डाई एंड ड्यू टू रॉटिंग ऑफ ग्रास methane gas will produce, causing greenhouse effect। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी है, हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो फिर से यही चीज हो गई। If lines are removed, then excess of goat will eat all grass and even saplings, and land become इनफर्टाइल या बैरन, ठीक कर रहे हो, एंड goats will ultimately die in absence of grass। तो इस तरीके से will the impact of removing all the organism in a trophic level be different for different trophic level? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे अगर हम रिमूव करें तो क्या अलग अलग होगा? यस सर। ये तो इसका आंसर इसी में नहीं आ जाएगा, फोर्थ वाले में? हैं? Yes. Organism will be different. Yes, the impact of removing all organism in a trophic level. देखो थोड़ा सा आंसर अच्छी तरीके से लिखते हैं, जैसा क्वेश्चन है उस पर ओरिएंटेड लिखेंगे, ठीक है कि नहीं? यस, द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग all organisms in a trophic level will be different
will be different for different trophic level. Saplings का मतलब पौधे होते हैं. For example, goat, deer, grass, deer, land. तो सैपलिंग क्या फिर वो क्या लिखा है लास्ट लाइन And land become barren और जमीन बंजर हो जाएगी. So grass and And even saplings, यहाँ तक कि वो sapling तक को भी खा जाएंगे. Plantlets, आप plantlets लिखो. तो if we remove all the lines at third trophic level, if we remove all the lines at third trophic level, then the number of deer will increase. Then the number of deer will increase, and they will eat all grass. These will eat all grass. वो सारी ग्रास को खा जाएंगे, ठीक है. And other plants, and forest will become desert, and forest will get desertified, यानी उसका बंजरीकरण हो जाएगा. If we remove all the deer at second trophic level, if we remove all the deer at trophic level, they will then lion will not get sufficient food. And due to starving, they will die, और भूखमरी से उनकी मौत हो जाएगी. स्टार्विंग का मतलब अगर खाना ना मिले, मोदी तो देने जाएंगे नहीं उनको खाना. चुनाव तो जीतना नहीं है, उनका वोटर आईडी तो बनानी है, तो वो मर ही जाएंगे, ठीक है. एंड इस तरीके से, और यहाँ पर हमने and grass and other plant will increase too much. Grass and other plants will increase too much. तो इसको लिख लो कि बहुत हो जाएगा. ये ना लिखो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे. इस तरीके से इतना ही लिख के इन्होंने छोड़ दिया है. फिर ग्रास को हटाने पे, if we remove grass, then automatically deer and lion will get extinct. If we remove all ये autotrophs at first trophic level, then at first deer, then all lions will die. थोड़ा फर्क है, मतलब किस क्रम में लोगों का विनाश होगा ये यहाँ बताया गया है. What is biological magnification? Will the level of magnification be different at different level? Yes sir. So biological magnification तो हमने बता दिया है आपको. Yes sir. ठीक है. और ये डिफरेंट होगा, इसके बारे में हमने लिखा है कि कैसे. सर वो कि मतलब ऊपर जाते जाते मतलब इंक्रीज होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा. हाँ यही है, इट इज एक्यूमुलेटेड. नोट लिखवा दिया ना. Yes sir. What are the problems caused by non-biodegradable waste we generate? सर ये भी हो गया. Non-biodegradable waste जो हम जनरेट करते हैं,
ठीक है, इसको लिख लो, इसमें अच्छा दिया है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी मेड लेस टॉक्सिक इजीली। जो हाँ बोलो, So we get क्या कहते हैं first point, the first point. Desertified. डिजर्टिफाइड मतलब डिजर्ट में गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट, ठीक है। अब देखो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर सिंथेटिक इन नेचर। पहली बात यही समझो, ये मैन मेड होते हैं, तभी तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बैक्टीरिया उनको पहचान नहीं पाते। एंड दे आर टॉक्सिक इन नेचर, they cannot be converted into less toxic substance. If they are incinerated or burnt, then they produce toxic fumes. ये भी problem है। If they are eaten by some organism, then due to biological magnification, they enter into food chain. If they are left in farm, then they are seeping into the plants and the fruits become toxic. हर चीज में तो फर्क डाल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, अगर हर्बिसाइड डाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में ठीक नहीं, ठीक है कि नहीं। टेक लगा के मत बैठो, तुम उस पर टेक लगा के तुम जरूर, आप हाथ हटाओ, आगे रखो, ठीक है, ठीक है। सर हर्बिसाइड क्या होता है? हर्बिसाइड्स का मतलब है कि जैसे नीम की पत्ती का रस बना लिया और छिड़काव कर रहे हैं। तो वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा है जो मतलब एक तरीके से केमिकल इंसेक्टिसाइड्स। हाँ तो सर आपने बताया उससे कीड़े की। एक मिनट रुको, हर्बिसाइड का मतलब मैं देख के बताता हूँ। मुझे लगता है जो हर्ब्स को मार दे वो हर्बिसाइड है, मैं चेक करके ही बताता हूँ। सर आपने बोला कि वो नीम कैसे बना के वो कीड़े की बदबू से आप मीनिंग ऑफ हर्बिसाइड, Meaning of herbicide, a chemical substance that farmers use to kill plants that are growing where they are not wanted. मतलब वीडिसाइड ही हर्बिसाइड है, जो वीड को मारे। वीड जानते हो, अनचाहे पौधे हैं उनको हटाने वाले, वही हर्बिसाइड। हर्ब्स को जो मार दे वो हर्बिसाइड। तो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का मतलब है नीम का छिड़काव करना, उसका कोई नाम होगा, दैट इज मतलब ग्रीन मैन्योर या ऐसा कुछ होगा जो उसमें होगा जो उसे किल करे, ऐसा वीडिसाइड कुछ बनाया जाता होगा, लेकिन उसका नाम ऐसा करके कहीं दिया नहीं, ठीक है। उसको ग्रीन फार्मिंग कहते हैं, जो इस तरीके की फार्मिंग होती है उसे क्या कहते हैं, ग्रीन फार्मिंग। अब देखो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट are toxic in nature, ये टॉक्सिक होते हैं as they are synthetic। तो सिंथेटिक मतलब इसमें क्या समझ मैन मेड। अच्छा, मैन मेड, तो वो तोड़े नहीं जा सकते हैं। If they are burnt, then they will produce harmful। तो अब इसका क्या इफेक्ट पूछ रहा है, will be, तो ये सर इसे सिंपलर फॉर्म में नहीं कर सकते। if these are burnt, then produce toxic fumes, इस तरीके से हो जाएगा। एंड एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे DDT, ये सब हम यूज करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं। सो विल मेक द सॉइल आइदर एल्कलाइन और एसिडिक, क्योंकि आप या तो अमोनियम फॉस्फेट यूज करोगे, अमोनिया बेसिक इन नेचर है, या फिर आप अमोनियम सल्फेट करोगे तो वहाँ से फिर एसिडिटी आएगी क्योंकि H2SO4 बनेगा। तो कुछ ना कुछ करोगे तो उससे क्या होगा, आप अमोनियम फॉस्फेट, सल्फेट और न जाने कितने तरीके के तो यूरिया होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं। आपकी जैसी फील्ड है, आपकी मान लो शुरू में बेसिक फील्ड थी, तुमने एसिडिक यूज़ करना शुरू कर दिया, बट यू डू नॉट नो हाउ मच यू हैव टू यूज़। आप ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हो तो आपकी ज़मीन का लेवल कैसा हो जाएगा कि एसिडिक हो जाएगा। फिर आप बेसिक यूज़ करोगे, फिर एसिडिक, तो जो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है, सो इट विल बिकम डेलिकेट। द टेक्सचर ऑफ सॉइल इज़ नॉट सो रोबस्ट, वो इतना डेलिकेट हो जाएगा, 2 दिन छोड़ दो तो सब पौधे मर जाएँ, क्योंकि आपने उसमें अर्थवॉर्म सबको, कीड़े मकोड़ों को तो मार दिया है। अब वो जो नेचुरली जो चीज़ उगती थी वो तो हट गया है। अब मैन मेड, अगर आपके घर में एक्वेरियम है तो रोज़ पानी बदलो,
तो एक दिन अगर पानी टेढ़ा मेढ़ा बदल दिया है टेम्परेचर का, वो सेंसिटिव हो जाती है ना मछलियाँ, तो वो उसी दिन मर जाएंगी। इट इज तो मैन मेड सिस्टम हमेशा डेलिकेट इकोसिस्टम होता है, तो इसलिए थोड़ा उसमें नेचर का भी होना चाहिए। तो एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर, एक्सेसिव यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर, जैसे पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, इस तरीके से इंसेक्टिसाइड विल मेक सॉइल एल्कलाइन और एसिडिक तो सॉइल खराब हो जाएगी, सॉइल का टेक्सचर ये चीज हो जाएगी। ओके, in case also if they run off to water bodies through farm like DDT and mercury, वहाँ से वो चले गए पानी में, then they will cause biological magnification। वो भी तो गड़बड़ है कि नहीं? If they run off to water bodies एग्जाम्पल लिख लो, DDT, मर्करी, ये सब उसमें होगा। They will cause biological magnification। ये पैन के बाद क्या लिखा है? मर्करी, ठीक है। DDT तो हमने आपको बता दिया ना, पहले ही क्लास में बता दिया था। DDT डाइक्लोरोडाइफिनाइल, उसको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया था। आप उस क्लास में नहीं थे, इनको याद रहता। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, इथेन ही तो है ये, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो बात हो गई, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल। अगर मान लो सारा वेस्ट अगर हम जनरेट कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल है, तो इंदु उसका कुछ क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट में? बताओ, अगर सारा वेस्ट जो भी है हमारे पास बायोडिग्रेडेबल है, वेजिटेबल पील है और पेपर है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोलो कुशाग्र। थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे टाइम लगेगा उनके डिकम्पोज होने में, और वो स्मेल वो स्मेल हो जाएगी खराब। और कुछ सर हीट बन जाएगा सर, उसका सर फ्यूम्स निकलेंगे उसमें, और सर पेस्टिसाइड मतलब ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा। सो इट विल, ठीक है। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज जनरेटेड, ठीक है, एट ग्रेटर रेट देन इट्स डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज कम हो रहा है और तुम जनरेट ज्यादा किए जा रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में वेजिटेबल पील का भंडार लगा के रख दिया आपने घर के सामने, तो वो सड़ेगा और अल्टीमेटली नाउ in case waste produced is not biodegradable and ठीक है not बायोडिग्रेडेबल होगा ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो अच्छा is biodegradable and not decomposed in time
मान लो जैसे आप लोगों को बोल दो अब अच्छा व्यवहार बनाना चाहते हो लोगों से ना, इनकेस होगा बात समझ में आ रही कि नहीं? सर ये केस वेस्ट In case waste produced is biodegradable and not decomposable. In case अगर ऐसा हो तो क्या होगा बताओ? In case अगर मान लीजिए नहीं होता है, कर दो अपने सारे पड़ोसियों के कुत्तों को टहराते हो मेरे घर के सामने ही टॉयलेट करा के जाए व्यवहार बनाओ सबसे, तो लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो पाएगा ना टाइम पे, तो देन इट विल प्रोड्यूस फाउल स्मेल एंड एयर विल गेट पोल्यूटेड। बोलो ये बात सही है कि नहीं? It will produce foul smell and act as breeding ground. सेकंड पॉइंट हो जाएगा ना ब्रीडिंग ग्राउंड वाला। और हाँ mosquitoes and cockroaches, तो ये चीज हो जाएगी। And act as vector and act as vectors for spreading infectious disease. और अगर इन्हें जलाया भी गया तो सर मीथेन, if it is burnt then CO2 तो पैदा करेगा ना, it will produce CO2 और दूसरी चीज भी कर सकता है, ठीक है। एंड विच इज ये which is green house gas, जो कि एक तरीके के ग्रीन हाउस इफेक्ट को पैदा करेगी, यही सब लिख सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो ये क्या करेगी? स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, एक ये भी पॉइंट है। इट स्पॉइल्स ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। Why is the damage to ozone layer is a cause of concern? What steps are being taken to limit this damage? तो cause of concern तो हम बता दिए, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि क्या steps taken। 9th question. So what steps are being taken to limit this? In 1987, UNEP, that is United Nations Environment Program, forced UNEP, United Nations Environment Program forced an agreement ये सारी यूनाइटेड नेशंस की क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कई सारे संस्थाएं हैं, among its member countries। सर क्यों? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस जितने भी मेंबर हैं, अभी कितने 110 इसके जितने भी मेंबर्स हैं ना, टोटल 119 कंट्रीज, 90 कंट्री है, उसमें इसके ज़्यादातर मेंबर हैं। अभी मैं मेंबर बता देता हूँ कितने हैं। सर नहीं होते क्यों है सारे यूनाइटेड यूएन के क्यों होते हैं? यूएन की तो उस अंडर, यूएन एक मुख्य ब्रांच है यूएन में, और उसके अंतर्गत संस्था सिक्योरिटी काउंसिल है, फिर यूनाइटेड नेशन का है कि लोगों को हेल्प करना, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड बैंक है, तो सभी देश लोग उसमें पैसा देते हैं, तो उसकी अलग अलग ब्रांच होगी ना, गवर्नमेंट की जैसे अलग अलग ब्रांच होगी, शिक्षण संस्था, मेडिकल संस्था, सर यूरोपियन अलग अलग कंट्री में इसके हैं। जैसे यूएनएससी अलग है, वो कोई ब्राजील में खुला है, कोई जिनेवा में खुला है, ऐसा भी नहीं सब अमेरिका में है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का है, तो ये जहाँ चाहे अलग अलग जगहों पे इसने अपनी ब्रांच खोली है। तो वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन, कौन से कंट्री ने यूरोपियन कंट्री ने नहीं स्टार्ट किया। तो सबसे पहले ये था कि यूनाइटेड लीग नेशंस, जब पहला विश्व युद्ध हुआ
लेकिन वो सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में वो कामयाब नहीं हुआ। तो लोगों ने देखा ये तो सिर्फ देखता रहा, इट वॉज मीक ऑब्जर्वर, और ये सफल नहीं हो सका सेकेंड वर्ल्ड। उसका काम था कि अगला युद्ध ना होने देना, तो उसको लोगों ने कहा कि इसको डिसॉल्व कर दो, ऐसी चीज़ से क्या फ़ायदा। फिर नई चीज़ बनी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस। उसमें सब लोगों ने जो साइन करेगा वो उसका मेंबर होगा और वो उसके नियम एंड कानून मानेगा। तो जो यूनाइटेड लीग नेशंस बना था वो हटा दिया गया, लीग ऑफ नेशंस था, यूनाइटेड लीग नहीं था, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है कि नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, यानी आप ये कहिए कि 1918 के बाद या 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता, 1919 में बनाना लोगों ने सोचा कि बनाना चाहिए। फिर उसके बाद 45 के बाद ये बना, तो 45 के बाद जब ये बना तो इसमें ज़्यादातर लोगों ने साइन कर दिए। और फिर इसके बाद अभी बहुत सारे मेंबर ने साइन किए, 190 कंट्री है जिसमें ज़्यादातर इसके मेंबर, ठीक है, मुझे लगता है 175 तो इसके मेंबर नहीं, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन एलाइड नेशंस, जो मतलब जो ना इनकी तरफ है अमेरिका की तरफ ना रशिया की तरफ, ऐसे लोगों की इंदिरा गांधी ने एक संस्था बनाई, उसमें 104 मेंबर हो गए, उसमें सब भीड़ इकट्ठी हो गई और इंदिरा गांधी उसकी नेता बन गई। और ये बहुत सफल हमारी रणनीति रही है कि वो हम लोगों ने बोला है कि वी आर नॉट इंक्लाइंड आइदर टुवर्ड्स अमेरिका और ना ही हम रशिया की ओर। पहले दो ही गुट थे, एक अमेरिका का गुट था और दूसरा क्या था, रशिया का गुट था। जो अमेरिका की ओर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन थे, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, अटलांटिक महासागर जानते हो ना, अटलांटिक ओशन, उसके आसपास के सारा यूरोप और अमेरिका मिल करके बोला कि किसी पे कोई भी आक्रमण करेगा तो ऐसे उसमें 30 कंट्री हैं, 30 कंट्रीज हैं कि उन पे कोई भी वो बहुत खतरनाक है, जरा सा किसी पे आक्रमण करो तो सब मिल के मारेंगे। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मानते हो, बता रहे हैं। यूक्रेन उसी का सदस्य तो बनने जा रहा था, तो अब रशिया ने कहा अरे ये तो इसका सदस्य बन जाएगा, हमारे सर पर बैठा है अमेरिका, तो यहीं अपने सारे बम्बार्डमेंट सब कुछ लगा देगा। उसने कहा अगर ये सदस्य बना इसको पहले अपने कब्जे में करो। अगर उसने ये बात ना उठाई होती कि नाटो है ना, नाटो और उल्टा होता है ओटान, उसका दोनों नाम लिखा रहता है उसके सिंबल में, तो नाटो ही नाम है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर वो उससे कह रहा तुम उसके सदस्य मत बनो, नाटो के बनोगे तो हम तुम पे आक्रमण कर देंगे। अगर वो बोल दे एक बार यूक्रेन हम नहीं बनेंगे तो रशिया उस पर आक्रमण ना करे। सर वो बनने से उससे क्या फायदा है? फायदा होगा उस पर जरा सा रशिया आंख उठाएगा, सारे लोग मिलकर सर यूक्रेन का शायद रशिया का ही पार्ट है तो वापस यूक्रेन को चाहता है। भाई आप ये समझो, ये ठीक कह रहे हैं। पहले G8 संस्था थी, ग्रुप 8, यूरोप के सारे देश और रशिया, लेकिन अमेरिका ने चाल चल के रशिया को तोड़ दिया। तो रशिया ने कहा ये तुम हमें ही तोड़ रहे हो, हम तुम्हारे ग्रुप 8 के पार्ट है, हम हटते हैं तुम्हारे में से। अब G7 रह गया है कि नहीं, ग्रुप 7 उसी रशिया पहले था उसका पार्ट। और हम लोग नॉन एलाइड हैं, हम न रशिया की तरफ हैं न उसकी तरफ हैं, हम कहीं पर वोटिंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है, हम किसी भी पक्ष की तरफ नहीं है, हम अपना वेलफेयर। नाम क्या है? मतलब हम लोग हैं कि जो नॉन एलाइड नेशंस, NAM है ना, नहीं NAM है। अब उसका NAM का फुल फॉर्म क्या है, नॉन एलाइड, full form of NAM. According to the Nuclear Threat Initiative, non-aligned movement. ये नॉन एलाइड मूवमेंट है, मतलब जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी वो यही थी कि नॉन एलाइड नेशंस है जो हम किसी की तरफ हैं, ठीक है कि नहीं। ना इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए so United Nations Environment Program forged an agreement among its members, बात मत करो, among its members, ठीक है, to member countries to freeze CFC production, at 1986 level, so is now replaced by hydrofluorocarbon. Now CFC,
fluorocarbon is replaced by hydrofluorocarbons. That is HFC, यानी C रहेगा और F रहेगा, F रहेगा और ये HH। ये बोलो बात समझ में आ गई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह क्या यूज करना है? Which do not damage ozone layer, which do not damage ozone layer। ये बात आपको पता चाहिए। पेपर चेक हो गए? पेपर चेक हो जाएंगे। अब हम एक छोटा सा मैथ्स का टेस्ट लेंगे आपको अभी 15 मिनट। जो हैं उन्हीं में से ले लेंगे। अगर वो वाला क्वेश्चन था लेंथ रिड्यूस करेंगे। हाँ सर वो रो वाला सर वो भी दे देंगे। लेंथ इंक्रीज करने वाला आप डिस्कस करेंगे कल से। सर कितने क्वेश्चन है? कौन से चैप्टर से? अब ये जो हमने आपको पम्पलेट दिए हैं उसी में से इसमें बैठो। बीच का ट्रॉपिक लेवल हटा देंगे अपने आप। बकरी को हटा दिया, शेर भी गया क्लास में। बरोबर तुम्ही बोलतो लिंबू काय हाँ सर ये पॉज करूँ क्या? क्या